नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अंग्रेज और भारतीय प्रशासन का 5वां और अंतिम व्याख्यान। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने विभिन्न गवर्नर जनरल्स के टाइम में भारतीय प्रशासन में जो परिवर्तन हुए, जो व्यवस्थाएं, जो प्रावधान हुई, उनका अध्ययन किया था। विगत व्याख्यान की बात करें तो विगत व्याख्यान में हमने उस गवर्नर जनरल की बात की थी जो भारतीय लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जी हाँ, उनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने अनेक आर्थिक सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए हम उनको एक मानवता का दर्जा देते हैं, तो भारत में सती प्रथा, जो कि सदियों से चली आ रही थी, एक अमानवीय प्रथा, कन्यावध प्रथा एक अमानवीय प्रथा, मानव बलि एक अमानवीय प्रथा, इन प्रथाओं पर रोक लगाया। तो ये जो उनका जो कंट्रीब्यूशन, ये जो उनका एक भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनको रोकने का जो प्रयास, जो कार्य है, इसके लिए वे प्रशंसनीय हैं। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 56, भारतीयों के लिए एक कुख्यात गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी भी लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरह पक्का साम्राज्यवादी था। यदि वेलेस्ली के कार्य को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूरा किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शेष कार्य को लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण कर समस्त भारत को लाल रंग में रंग दिया। उसने भारत में अंग्रेजी विस्तार के लिए जो तरीके अपनाए, वो भारतीयों में बड़े निंदनीय रहे, खासकर गोद लेने की प्रथा, जिसमें जो भारतीय समाज में एक गोद लेने की प्रथा थी, जो को राजवंश थे वो भी पुत्र गोद लेते थे यदि उनके संतान नहीं थी, और अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बरार, इन राज्यों को इस नीति का शिकार बनाकर उनको हड़प लिया। विद्यार्थियों, इसमें एक उदयपुर नाम आया था। ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित उदयपुर। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ये जो कार्य किए, लेकिन इसके बावजूद यह मानना होगा विद्यार्थियों कि लॉर्ड डलहौजी, उसने राज्य विस्तार तो किया और उसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली, परंतु उसके बावजूद उसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, वो लॉर्ड डलहौजी के समय जो प्रशासनिक कार्य हुए, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई, और भारत में रेल सेवा कंपनी जो भारत में प्रारंभ करना चाहती थी। इसके अलावा डलहौजी ने अपने प्रशासनिक सुधारों से जनमानस को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। तो यदि हम प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो पहला तो डलहौजी के काल में 1833 का जो एक 20 साल के लिए जो एक्ट था, उसकी अवधि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में समाप्त हो रही थी। अतः 1853 में जो अधिनियम बना, उसमें लॉर्ड डलहौजी की बड़ी भूमिका रही, अहम रही।
उस समय डलहौजी के समक्ष 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न थे गवर्नर जनरल की स्थिति, विधि निर्माण संबंधी व्यवस्था तथा बंगाल की सरकार का स्वरूप। उसने सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की स्थिति पर ध्यान दिया। वह कंपनी राज्य की सारी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित रखना चाहता था। अतः उसने प्रशासनिक सुधार इस प्रकार के किए जिसमें शासन का केंद्रीयकरण हुआ। जैसे बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति। डलहौजी के काल में समस्त भारत कंपनी के प्रभुत्व में आ गया था। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गवर्नर जनरल के कार्य तथा उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ गए थे। इस कारण गवर्नर जनरल से बंगाल का प्रशासन का कार्य कम करने की दृष्टि से बंगाल में एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति और कर दी गई। इसके अलावा नवीन जो विजित राज्य थे उनमें अविनय प्रणाली लागू करना। डलहौजी अपने सुधारों में बड़ा सतर्क था। वह भारतीयों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नवीन राज्यों में नवीन शासन प्रणाली न प्रचलित करके वहाँ अविनय प्रणाली, नॉन रेगुलेशन सिस्टम ही प्रचलित रखा। इसका तात्पर्य यह था कि उन नवीन राज्यों का शासन वहाँ की प्राचीन प्रचलित परंपराओं के आधार पर ही संचालित होता रहे। इस प्रणाली के अंतर्गत उसने पंजाब, मध्य प्रदेश, अवध और बर्मा में कमिश्नर नियुक्त किए और उन कमिश्नर्स की नियुक्ति के पीछे उसका मूल उद्देश्य वहाँ शांति रखना था। अतः उसने कमिश्नर्स को दीवानी और फौजदारी की बहुत सी शक्तियां प्रदान की। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार का काम हल्का करने की दृष्टि से उसने कई नए डिपार्टमेंट्स बनाए। प्रांतीय प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से उसने प्रांतों को कई जिलों में विभक्त कर दिया। जैसे कि बिहार को 23, बंबई को 13, मद्रास को 20 जिलों में विभक्त कर दिया। भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तृत हो जाने से गर्मी के दिनों में जो शिमला को भारत की नवीन राजधानी, कि भाई गर्मी है मैदानों पर तो पहाड़ों पर से जो है वो संचालित होगी, वो नवीन राजधानी बनाई। यदि हम डलहौजी के सैनिक सुधारों की बात करें तो डलहौजी के समय भारत में अंग्रेजी राज्य विस्तृत हो गया था, परंतु पंजाब जैसा प्रांत कलकत्ता की राजधानी से बहुत दूर पड़ता था। कलकत्ता की राजधानी से मेरा मतलब कलकत्ता जो कि उस समय राजधानी थी। उसने वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना उसके लिए मतलब इससे कठिन हो रहा था। अतः उसने सेना को सुदृढ़ एवं सक्रिय बनाए रखने की दृष्टि से सेना में भी कुछ सुधार किए। सेना को बंगाल से हटाकर धीरे धीरे पश्चिमी भारत में भेजना प्रारंभ किया, क्योंकि डलहौजी को अफगानों का भय था। तोपखाना बंगाल से हटाकर मेरठ भेज दिया गया। सेना का केंद्र कलकत्ता के स्थान पर शिमला बना दिया गया। भारतीय सेना के विद्रोह से बचने के लिए उसने भारतीय सैनिकों में कमी कर दी, उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया और उन्हें विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया ताकि वे संगठित नहीं हो सके। भारतीय सैनिकों के प्रतिरोध में उसने एक गोरखा सेना तैयार की, नेपाली गोरखा। डलहौजी ने भारत में एक अनियमित सैनिकों की सेना और गठित की और उसे सीधे पंजाब के गवर्नर के अधीन रखा। अंत में उसने गृह सरकार से अंग्रेजी सैनिक अधिक संख्या में भेजने का अनुरोध किया कि ताकि क्योंकि वो भारतीयों की संख्या कम करना चाहता है और यहाँ जितने अंग्रेज आएंगे उतना वो ताकतवर
रहेगा। अब हम बात करते हैं उसके दूसरे सुधारों की, जैसे रेल व तार व्यवस्था संबंधी बात है। डाक तार भारत जैसे विशाल देश में समुचित यातायात के साधनों के अभाव में शासन करना कठिन था। उसने जो दूसरा जो जो माफ करना, जो लॉर्ड डलहौजी है, भारत के कोने कोने में अंग्रेजी माल भेजकर लाभ प्राप्त करना चाहता था, बेचना चाहता था, आर्थिक शोषण करना चाहता था। वह इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में रेल सेवाएं प्रारंभ कर भी उनको उनको भी ऑब्लाइज करना चाहता था, या वहाँ से उस जो भी उनकी उसके साथ सौदेबाजी हो। अतः उसने भारत में रेल सेवाएं प्रारंभ करने की अनुमति इंग्लैंड की कंपनियों को दे दी और 1853 में प्रथम भारतीय लाइन बंबई और ठाणे के मध्य में डाली गई। इस रेल व्यवस्था से भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़े। तार व्यवस्था भी भारत में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थी। अतः लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जगह जगह डाकखाने भी स्थापित किए, तार संचार की व्यवस्था की। इस प्रकार उसने राजधानी को समस्त भारत से मिला दिया। आम जनता को अपने प्रियजनों को समाचार भेजने व मंगाने के लिए डाक व्यवस्था भी की। सस्ते दामों में पोस्ट कार्ड और लिफाफे आने जाने लगे। इससे व्यापार भी सुगम हुआ, सरल हुआ। इसके बाद करते हैं पब्लिक वेलफेयर। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी उस समय एक महत्वपूर्ण विभाग का रूप धारण कर चुका था, परंतु यह विभाग लॉर्ड डलहौजी के भारत आने से पूर्व सेना के अधीन था। सेना अपने ही कार्यों की बहुतायत के कारण सार्वजनिक कार्य को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाती थी। अतः डलहौजी ने इस विभाग को सेना से पूर्ण स्वतंत्र कर दिया और उसके माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक कार्य विभाग के माध्यम से देश में सड़कें बनाई, पुल बनाए, नहरें बनवाने का कार्य प्रारंभ किया। कलकत्ता से पेशावर तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण इसके काल में ही संभव हुआ। इसके अलावा भी उसने कई सड़कें बनाई। गंग नहर, ये विद्यार्थियों, ये गंग नहर नहीं जो हमारे इस तरफ आ रही है राजस्थान में, गंगानगर जिले में, उसका नाम हमारी वाली का गंग है, उसका नाम गंगा नहर जो डलहौजी ने बनवाई। गंगा नहर जो कि विश्व की सबसे महान नहर मानी जाती है, डलहौजी के समय बनाई गई। और उसने सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसका भी उसने विकास किया, उसका भी उसमें सुधार हुआ। नई फैकल्टी आई, नए इक्विपमेंट्स दिए गए, और ताकि वहाँ पर जो इंजीनियरिंग रिसर्च है उसका कार्य चलता रहे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के शैक्षणिक सुधारों की। शैक्षणिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ध्यान दिया था। उसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर भारतवासियों को केवल मुंशी बनाना चाहा था, परंतु उसकी इस नीति से शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था। लॉर्ड डलहौजी के पास वर्तमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने शिक्षा संबंधी एक प्रपोजल भेजा। उस प्रपोजल में उसने एडवाइज किया कि शिक्षा के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देना आवश्यक है। 1854 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भी शिक्षा संबंधी एक प्रपत्र डलहौजी के पास में भेजा। तो डलहौजी ने शिक्षा में कुछ कार्य किया। एक तो उसने जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी उनमें लंदन विश्वविद्यालय
के मॉडल पर विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। मद्रास, बंबई, कलकत्ता। प्रारंभ में इन विश्वविद्यालयों का कार्य शिक्षा देना नहीं था, केवल परीक्षा लेना था। इसके अलावा इंटर व डिग्री तक की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल दिए गए। उन कॉलेजों को इन यूनिवर्सिटीज के साथ में एफिलेटेड कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा कार्यालय स्थापित कर दिया गया। कॉलेजों के नीचे एंग्लो वर्नाक्यूलर और हाई स्कूल्स की स्थापना की गई और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। चार्ल्स वुड ने प्रत्येक प्रांत में ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का भी सुझाव दिया था। शिक्षा के विकास के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहन दिया गया एवं उनकी आर्थिक समस्या के समाधान की दृष्टि से उन्हें सरकार की तरफ से ग्रांट जो है वो दी जाने लगी। डलहौजी ने स्त्री शिक्षा के लिए भी एक मोटिवेशन का कार्य किया। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशक के अधीन शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। स्कूलों के अध्यापन कार्य का निरीक्षण करने हेतु इंस्पेक्टर्स भी नियुक्त किए गए। शिक्षा के विकास हेतु अधिक संख्या में मिडिल स्कूल्स भी खोले गए। इसके बाद यदि हम बात करें व्यापारिक सुधारों की, लॉर्ड डलहौजी वैसे तो पक्का साम्राज्यवादी था। इंग्लैंड के हित के लिए वह भारत का शोषण करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्री ट्रेड की नीति पर उसने आचरण किया। उसने भारतीय बंदरगाह सबके लिए खोल दिए। भारत में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा। आयात पर चुंगी दरों में भारी कटौती कर दी। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के कारण भारत में औद्योगिक विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया। यहाँ से कच्चे माल का निर्यात अधिक होने लगा। इंग्लैंड का इंपोर्टेड माल सस्ता बिकने लगा और भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। तो उसने जो भी व्यापारिक सुधार किया डलहौजी ने, वो अपने देश इंग्लैंड के लिए किया, अपने व्यापारियों के लिए किया। डलहौजी के सुधारों की बात विद्यार्थियों हम जब करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह एक विजेता व साम्राज्यवादी तो था ही, पर इसके साथ ही वह एक उच्च कोटि का प्रशासक भी था। मानव चरित्र का पारखी था, तर्क प्रधान और पथ प्रदर्शक था। परंतु वह अपने निश्चय के आगे योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों के प्रस्ताव भी ठुकरा दिया करता था। अपने सहयोगियों से सलाह लेना उसे पसंद नहीं था। यही कारण था कि उसने जो भी सुधार किए उन्हें वह अपनी समझ में अच्छे व समयानुकूल समझता था। उसके उपरोक्त सुधार क्या भारत और क्या कंपनी दोनों के लिए ही अहितकर सिद्ध हुए। 1857 के विद्रोह का उत्तरदायी भी, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी लॉर्ड डलहौजी पर है और इन्हीं सुधारों के कारण उसने भारतीयों की स्वतंत्रता का अपहरण किया और उनका आर्थिक शोषण करके उन्हें दीन बना दिया। इन्हीं कारणों से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो विद्यार्थियों, अंत में कि डलहौजी एक उच्च कोटि का प्रशासक, लेकिन भारतीयों की दृष्टि में सत्ता का अपहरणकर्ता और हमारे जो यहाँ 1857 का जो विद्रोह जो हुआ, उस विद्रोह में यहाँ के जो लोग हैं
उनके मन में जो अधिक घृणा थी वो उस समय लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ थी। बहुत बहुत धन्यवाद।